रखी। दो स्टॉक्स ऐसे थे आज के ट्रेड में, उनकी पहले हम बात करते हैं। एक है जेट एयरवेज और एक है माइंडट्री, जिसने बहुत तगड़ा रिवर्सल दिखाया। शुरुआत खराब और उसके बाद बहुत ही तगड़ी रिकवरी देखने को मिली, और इन दोनों स्टॉक्स में वजह अलग अलग थी। माइंडट्री में नतीजे देख करके पहले गिरावट आई, उसके बाद कुछ और खबरों के चलते कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की अटकलों के बीच हमने उछाल आते हुए देखा और ये स्टॉक रिकवर हुआ। वहीं जेट एयरवेज में भी शुरुआत कमजोर देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो जिस तरह से कल दिन के दौरान खबरें निकल कर आई कि इतिहाद 150 रुपए पे निवेश करने की बात कर रहा है, उससे निराशा थी। लेकिन आज दोपहर बाद खबर मिली कि बैंकर्स कोशिश कर रहे हैं डिसोल्यूशन की। इनफैक्ट एक बैठक भी होने वाली है उसी के ऊपर, और ये भी खबर आई कि नरेश गोयल 700 करोड़ रुपए डालने को तैयार है कुछ शर्तों के साथ। तो ऐसा लगा बाजार को कि नहीं, रास्ता निकल रहा है। बहुत वॉलेटाइल है ये स्टॉक, इस पर कोई भी कॉल लेना मुश्किल बना हुआ है, लेकिन उतार चढ़ाव जारी थी। तो ये दो इंटरेस्टिंग मूव्स थे आज के ट्रेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज उन स्टॉक्स की जिन पर आपकी नजर है। हमारे दर्शक क्या पूछ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 200 शेयर हैं 44 रुपए के भाव पर। हरीश प्रजापति पूछ रहे हैं, हरीश जी आपका व्यू ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट का है? यह आपकी बात से साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए, स्टॉक पे मेरी राय यह है कि आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट का जो मर्जर है वो बहुत ही यूनिक मर्जर है, इस लिहाज से कि कैपिटल फर्स्ट एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी है जिसने रिटेल कारोबार में अपनी पैठ बनाई, और खास तौर पे वैद्यनाथन साहब जो इसके सीईओ हैं, जो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ बन चुके हैं, वो रिटेल कारोबार बढ़ाने में एक माहिर हैं। और उन्होंने ये काम पहले आईसीआईसीआई में किया था, फिर उन्होंने कैपिटल फर्स्ट में किया, और अब आईडीएफसी फर्स्ट में इसको और आगे बढ़ाएंगे। पहली बार उनके हाथ में बैंक लाइसेंस आया है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि यहां से मल्टी बैगर बनने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स को मैंने कहते हुए सुना भी है कि ये भविष्य का आईसीआईसीआई या एक्सिस, या कुछ लोग तो एचडीएफसी बैंक भी कह रहे हैं, हो सकता है। तो अगर आपका नजरिया लंबा है, स्टॉक को खरीदिए और 5 से 10 साल के लिए भूल जाइए। आपको बहुत ही शानदार रिटर्न ये स्टॉक कमा कर देगा, ये पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, बैंकिंग लाइसेंस अभी भी आसानी से मिलता नहीं है, और एक बैंक लाइसेंस एक मजबूत कंपनी के साथ मर्जर, और उसके बाद एक ऐसे काबिल बैंकर जिनसे सभी को पूरी उम्मीद है। तो ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, आप पकड़ के रखिए, ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए, आपको ये शानदार नतीजे देगा। नमन जैन पूछ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? पॉजिटिव है। देखिए, सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 1500 रुपए के टारगेट दिए हैं। वो कह रहे हैं कि कोर कारोबार तो अपनी जगह है, लेकिन अब रिटेल और टेलीकॉम मिलकर इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अभी इसके नतीजे आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मुझे लगता है रिलायंस पर कॉल के लिए आप कल तक इंतजार कर लीजिए, कल सुबह हम आपको इस पे और भी मजबूत राय देंगे। दिलीप बिल्डकॉन पे लॉन्ग टर्म व्यू निशांत रस्तोगी पूछ रहे हैं। निशांत जी, ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनियां होती हैं, ये राज्यों के और केंद्र के राजनीतिक गतिविधियों के साथ थोड़ा सा इनका कोरिलेशन होता है, क्योंकि इनको ऑर्डर सरकार से मिलते हैं। तो हाल के दिनों में जो सरकारें बदली हैं, उसके चलते इस स्टॉक पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक ओवरहैंग बना है। गिरा नहीं है, लेकिन चल भी नहीं पा रहा है, मजबूती नहीं दिखा पा रहा है। इसको थोड़ा वक्त दीजिए, जो 4-6 महीने के बाद और 1-2 क्वार्टर के नतीजे देखने के बाद शायद इन्वेस्टर्स इस पे एक फ्रेश व्यू ले पाएंगे, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है कि एचडीएफसी एएमसी की जगह पे एचडीएफसी बैंक और लाइफ, इनमें आपको निवेश करना चाहिए क्या 10 सालों के लिए? एचडीएफसी एएमसी को आप कहाँ पे देखते हैं? अक्षय शेट्टी साहब ने बड़ा गंभीर सवाल पूछा है और बहुत डिटेल सवाल पूछा है। आप ये कह रहे हैं कि एचडीएफसी एएमसी में इन्वेस्ट करें, या एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करें, या एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें? और एचडीएफसी एएमसी खास तौर पे ये पूछ रहे हैं कि 10 साल में क्या ये 15,000 हो जाएगा? बहुत मुश्किल सवाल है आपका। अच्छा, 10 साल में क्या होगा हिंदुस्तान में? पिछले 10 सालों में हमने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते थे, बहुत कम लोग थे जो शेयर में पैसे लगाते थे। सीएनबीसी आवाज, जो आपका पसंदीदा चैनल है, 14 साल पहले हमने शुरू किया था, और 14 सालों में हमने पूरे देश में एक इक्विटी कल्ट, जिसको हम कहते हैं, उभरते हुए देखा है। जो लोग कभी शेयर बाजार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह से पैसे नहीं लगाते थे, वो अब भर भर के पैसे लगा रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, और इतने मुश्किल समय में भी देखिए वो एसआईपीज जारी हैं। तो एचडीएफसी एएमसी चूंकि देश की सबसे कामयाब एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड्स में से एक है, तो इसका भविष्य उज्जवल जरूर है। आज भी अगर आप देखें तो आप भारत की तुलना अगर अमेरिका से करते हैं, यूरोप से करते हैं, और कई एक इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारे जैसे हैं उनसे भी करते हैं, तो हमारे देश में लोगों के कुल सेविंग का छोटा हिस्सा ही है जो शेयर बाजार में आ रहा है, और ज्यादा आगे आएगा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आएगा, इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू आएगा,
पेंशन फंड्स के थ्रू आएगा और सीधे डायरेक्ट इक्विटी में भी आएगा। तो म्यूचुअल फंड्स का कारोबार अगले 10 सालों में यहां से 5-7 गुना और हो जाएगा, इसकी तो पूरी संभावना है। तो इसका फायदा HDFC AMC को भी जरूर मिलेगा और ऐसी स्थिति में आपको ये स्टॉक यहां से शानदार रिटर्न दे, इसकी पूरी गुंजाइश है। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, देखिए HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बड़े बड़े मनी मेकर रहे हैं, बड़े वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं, लेकिन इन्होंने काफी उतार चढ़ाव भी दिखाए हैं। तो आपको एक बार में लमसम निवेश नहीं करना चाहिए। इसके अंदर भी आप SIP कीजिए। आप 10 साल का सोच रहे हैं ना, तो अगले 24 महीने के लिए आप धीरे धीरे इसमें पैसे डालिए और थोड़े पैसे बगल में रखिए। जब भी किसी वजह से बाजार गिरेगा तो अच्छे से अच्छा स्टॉक गिरता है। HDFC बैंक भी आपको अपने टॉप से 10-20% सस्ता कई बार मिल जाता है। तो ऐसे मौके जो मिले उसमें आप इसको एक्यूमुलेट करते रहिए और आपको शानदार रिटर्न मिलेंगे। आपने HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के बारे में पूछा, मेरी राय ये होगी कि आप HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ICICI प्रू, SBI, ये 4-5 इंश्योरेंस कंपनी का पोर्टफोलियो बनाइए और फिर उसको होल्ड कीजिए, जहां भी आपको अगले 5-10 साल में काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है HUL पे। नतीजे अभी आए हैं और HUL के नतीजों पर अभी भी करीब से नजर डालना बाकी है। मुझे लगता है इस पे थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कल सुबह तक आपको इस पे बड़े एक्सपर्ट्स का व्यू और मैनेजमेंट की कमेंट्री मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस बहुत ही अहम है। किस तरह की ग्रोथ का नजरिया मैनेजमेंट दे रहा है उसको देखने के बाद कल सुबह हम इस पे अपना व्यू आपको देंगे। सन फार्मा, योगेश सिंह पूछ रहे हैं, योगेश जी सन फार्मा पे हमारी बहुत करीब से नजर है, क्योंकि जिस तरह से आज गिरा ये 6%, वो फिर से बाजार में अटकलें चल रही हैं। जो यहाँ पे एक विसिल ब्लोअर सामने आए थे और उन्होंने कुछ गड़बड़ियों की बात की थी, उसके चलते ये स्टॉक गिर रहा है। तो ये अटकलें जरा सिर पे लगी हुई हैं, ये थोड़ा दूर हो जाए तो शायद ये स्टॉक आपको रिकवरी दिखाएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि 400 के नीचे जल्दी जाता नहीं है, हमने देखा है पहले भी। तो सपोर्ट के आसपास है, लेकिन आगे बढ़ने में ये थोड़ी सी दिक्कत है। आपकी पोजीशन आपने बताई होती तो मैं आपको ज़्यादा एक्यूरेट कॉल दे पाता। अशोक लेलैंड 500 शेयर 106 के रेट पर, क्या करें? टाइम नो प्रॉब्लम। योगेश अरोड़ा जी, टाइम नो प्रॉब्लम है तो फिर आप बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हो सके थोड़ा पैसा बगल में रखिए। अगर किसी वजह से और बड़ी गिरावट यहाँ से दिखाई दे तो थोड़ा और खरीद पाए, तो फिर उस स्थिति में आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये कमर्शियल व्हीकल में जो थोड़ी मंदी दिख रही है, एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये शायद कुछ महीनों में दूर हो जाएगी और उसके बाद आपको एक रिकवरी दिखेगी। लेकिन ये साइकिल अभी और अगर 2-3 महीने रहता है तो थोड़ा नीचे के लेवल आएंगे, उसका आप फायदा उठाइए तो अच्छा होगा। अशोक लेलैंड हमारे भारत के CV साइकिल पर एक बहुत ही स्ट्रांग अच्छा प्ले है, क्योंकि दूसरा प्लेयर जो है टाटा मोटर्स, वहां पे दिक्कत यह है कि वो तो अब JLR पे चलता है। तो अगर आपको कमर्शियल व्हीकल्स के हिसाब से, कमर्शियल व्हीकल्स की तेजी का फायदा उठाकर कोई स्टॉक लेना है तो फिर वो आपके लिए अशोक लेलैंड ही बचता है। अगला सवाल लेते हैं और वो आ रहा है हमारे सामने अब JP एसोसिएट्स पर। ओहो, JP एसोसिएट्स पर अभी भी सवाल आ रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य है। काफी वक्त के बाद किसी ने JP एसोसिएट्स पूछा है। भाई बहुत मुश्किल है इसके बारे में कोई भी कॉल देना, मैं तो इससे दूर रहने की सलाह देता हूं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी कोशिशें की ये मुसीबतों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो इस पर मैं आपको अब क्या सलाह दूं। हुडको 49 200 शेयर है, क्या करें? 49 रुपए के भाव पर 200 शेयर हुडको के आपने ले रखे हैं। हुडको एक ऐसी कंपनी है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक स्टेबल रिटर्न साल दर साल आपको दे सकती है। लेकिन जब इसकी लिस्टिंग हुई वहां पे गड़बड़ हो गई। लिस्टिंग बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पे हो गई, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि हाउसिंग फाइनेंस का बूम था, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज को, NBFCs को बड़े ऊंचे वैल्यूएशन मिल रहे थे, तो एक सरकारी फाइनेंस कंपनी भी हाउसिंग सेक्टर की है, इसको बड़ा वैल्यूएशन मिल गया। लेकिन इसके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए धीरे धीरे जो माहिर निवेशक हैं वो इससे दूर हो गए हैं और अब निचले स्तरों पर आकर के इसने बेस बना लिया है। तो अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज आपको 40-45 की रेंज में मिलता है। अगर आप साल भर में 55-60 रुपए तक ये चला जाए तो उससे खुश रहेंगे, तो उस नजरिए से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। इस लेवल पर अब यहाँ पे गंवाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए 1-2 सवाल और लेते हैं। जी पे क्या करें, महिपाल सिंह पूछ रहे हैं। महिपाल जी, जी में बहुत जबरदस्त गिरावट आई है नतीजों के बाद 2 दिनों के अंदर। अगर आप ट्रेडर हैं तो शायद आप सपोर्ट के करीब आ गया है ये स्टॉक। उछाल में फिर से आप यहाँ पर बेचने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और उसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि शायद ये एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि देखिए ट्रेंड इसका कमजोरी का है। इतने अच्छे नतीजे के बाद भी अगर बिकवाली आ रही है तो मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा।
जल्दबाजी नहीं करूंगा एंट्री लेने की, क्योंकि ये स्टॉक जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर लंबी अवधि के जो निवेशक हैं या फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं हैं। तो थोड़ा वक्त दीजिए, वो अंदाजा सामने आएगा, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। अगला सवाल लेते हैं एनबीसीसी पे गौतम सुराना का। आज का आखिरी सवाल हम ले सकते हैं। एनबीसीसी के बारे में एक बात आप ध्यान में रखिए, अगले हफ्ते इनकी एक बहुत ही अहम सुनवाई होनी है अदालत में, और मेरे ख्याल से 21 तारीख सोमवार को ही वो हियरिंग होगी, और उस दिन एनबीसीसी का स्टॉक आपको कमाल दिखा सकता है अगर इनके फेवर में फैसला आ गया।